गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जब वृत्त का केंद्र h के तथा त्रिज्या r दिया हुआ है तो वृत्त का समीकरण जिसे हम लोग मानक समीकरण के नाम से जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। इसी में यदि कह दिया जाए कि वृत्त का केंद्र जो है, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, अगर मूल बिंदु कह दे, मूल बिंदु अर्थात 0 0, तो वृत्त का समीकरण जो है, वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसी में डिफरेंट केस बनती है केंद्र और त्रिज्या ज्ञात होने पर। अब क्वेश्चंस जो है कभी कभी डायरेक्ट बनता है, कभी कभी वृत्त का समीकरण दिया रहेगा और आपसे केंद्र और त्रिज्या पूछा जाएगा। ध्यान देना, अगर वृत्त का समीकरण दिया है और केंद्र त्रिज्या आपसे पूछी गई हो तो इसके लिए हम लोग वृत्त का व्यापक समीकरण भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको मानक पता है तो आप पूर्ण वर्ग बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि यदि किसी वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 3 बराबर 0 है, तब मैं कहूंगा कि इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे में क्वेश्चन हो गया तो वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स के पदों को एक साथ लेंगे तो इसको सॉल्व किया जाए हल। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपने पास है तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करना है, अर्थात 4। x का गुणांक 4 है, इसका आधा करेंगे तो 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 इसमें जोड़ लें और 4 घटा दें प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y तो अपने पास है। अब y के गुणांक का आधा करेंगे तो 8 का आधा 4 होगा और 4 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 16, अर्थात 16 इसमें जोड़ दिया जाए और 16 घटा दिया जाए प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से लेके यहां तक फार्मूला बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बचा हुआ है प्लस यहां से लेके यहां तक का फार्मूला बनेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 बचा हुआ है प्लस 3 बराबर 0। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में 4 ऐड होगा तो 20 और 20 से 3 घट गया तो 17 बराबर हो गया 17।
अब 17 को हम लोग उस साइड लेके जा चुके हैं, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिखें तो 17 को जब पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा √17 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब हम इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो कहेंगे मानक समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो h के स्थान पर 2 है, k के स्थान पर 4 है, तो केंद्र हो जाएगा इसका 2,4 और त्रिज्या इसकी हो जाएगी r बराबर √17। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका सलूशन भी हो गया। तो अगर केंद्र और त्रिज्या दिया गया है तो आप डायरेक्ट उसका फार्मूला लिख सकते हो x - h का होल स्क्वायर y - k के होल स्क्वायर से। और यदि वृत्त का समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग बना के मानक रूप में चेंज कर लें और मानक की तुलना करके वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग व्यापक समीकरण पढ़ लें इसका, तो व्यापक समीकरण से डायरेक्ट हम लोग केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको व्यापक समीकरण क्या होता है। ये वास्तव में मानक से ही उत्पन्न होता है। मानक समीकरण का वर्ग कर दिया जाए, अगर होल वर्ग को तोड़ दिया जाए तो जो फॉर्म आएगा उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा उसमें मान रखा जाए तो उसी को हम लोग व्यापक समीकरण कहते हैं। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन अब यही रखूंगा, क्वेश्चन हटाऊंगा नहीं, व्यापक समीकरण में लिखूंगा और इस क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व किया जाएगा। तो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं वृत्त का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण आप लोग भी समझ लेंगे, वही मानक का ही होल स्क्वायर किया गया तो आया x² + y²। अब जब वर्ग करेंगे तो x का गुणांक वहां नेगेटिव मिलेगा, उसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इसलिए कांस्टेंट बदल रहे हैं। 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये जो सामने लिखा हुआ है ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, जिसमें केंद्र होता है वृत्त का केंद्र होता है -g, -f तथा जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या r बराबर √g² + f² - c। ये आपको 2 लाइन याद रखना है कि जो व्यापक समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 और इसका केंद्र होता है -g, -f तथा त्रिज्या जो r की वैल्यू होती है वो है √g² + f² - c। अब हम लोग इसके आधार पर जब इसी क्वेश्चन को करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिया गया था, जिसमें आपने पूर्ण वर्ग भर दिया है, देखिए पूर्ण वर्ग बना के किया गया है, उसको हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे व्यापक से। तो मैं हल में केवल 2 लाइन मिटा देता हूं और यहीं पर मैं उत्तर लिखूंगा इसका। ये देखिए लिखेंगे वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 3 बराबर 0 की तुलना, डायरेक्ट तुलना करेंगे व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब हम लोग तुलना करेंगे तो x का जो गुणांक है वो माइनस g है और यहाँ x का गुणांक 2g है, तो 2g की वैल्यू हो जाएगी -4, 2f की वैल्यू हो जाएगी -8 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो केंद्र, ये उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। केंद्र जो होता है g का मान होता है उसको निगेटिव करते हैं -g, तो 2 से भाग देंगे तो -2 आएगा। g का मान यहाँ -2 मिला, लेकिन केंद्र होता है -g, इसलिए हो जाएगा 2 और 2f बराबर -8 तो f बराबर -4 और यदि f का मान -4 है तो केंद्र खुद ही माइनस होता है यानी 4 हो जाएगा और त्रिज्या r की वैल्यू हो जाएगी √g का स्क्वायर बने 4 16 -3 यानी √70। जो क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना के हल करना पड़ा वो हम लोग डायरेक्ट भी इससे हल कर सकते हैं। इसलिए व्यापक समीकरण याद रखिए कि जब भी वृत्त का समीकरण दिया हो और समीकरण से आपको केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना हो तो हम लोग व्यापक समीकरण का प्रयोग करेंगे। जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो, जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो और आपको समीकरण निकालना हो तो उस केस में तो आप हमेशा मानक यूज करेंगे। से मानक समीकरण के आधार पर केंद्र और त्रिज्या निकाल सकेंगे। लेकिन जब आपको वृत्त का समीकरण दिया हो और केंद्र त्रिज्या ज्ञात करना हो तो व्यापक यूज करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हालांकि मानक से भी किया जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने सॉल्व किया था, अभी इसको मैंने सॉल्व किया था तो उसमें मानक का होल वर्ग स्क्वायर करके किया गया था। फिलहाल आप व्यापक से इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी से हल कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में तो आपका इतना ही है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन और है कि किसी बिंदु की पोजीशन बतानी है कि वो वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर। तो इसको सॉल्व करने का अपने पास 2 तरीका है, उसको भी समझाता हूं मैं, ध्यान दें। यदि कोई वृत्त दिया है और कोई बिंदु देकर पूछा जाए कि वह बिंदु जो है वृत्त के बाहर है कि वृत्त के भीतर है, तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक केंद्र और त्रिज्या निकालकर और दूसरा है डायरेक्ट मेथड, सीधे हल कर देख लेंगे कि क्या आता है। ध्यान देना, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यदि ये दिया गया है और पूछा जाए बिंदु P x1 y1 की स्थिति का मतलब कहां पर है, ये इसका एग्जिस्टेंस कहां पे है, वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, पहला काम जो फर्स्ट मेथड है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये वृत्त मान लीजिए तो इसका केंद्र निकाल लिया जाए। हमें पता है कि अगर कोई वृत्त दिया है तो उसका केंद्र होता है -g -f, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट केंद्र लिख सकते हैं। त्रिज्या मान लीजिए यहां से यहां तक हो गई
तो त्रिज्या r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r बराबर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करके, ये दो काम तो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जब केंद्र और त्रिज्या दोनों आ जाए तो आप बिंदु कहीं लिख लीजिए P, x1 y1 और केंद्र को C बोले हैं, तो C से उस P की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी CP का मान आप निकाल सकते हैं अंडर x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और तब कहेंगे फर्स्ट, यदि CP बने C से P, केंद्र से बिंदु की दूरी बड़ी हो गई त्रिज्या से, त्रिज्या छोटी हो गई और दूरी बड़ी हो गई, तो मतलब बिंदु वृत्त के बाहर, तो बिंदु वृत्त के बाहर। दूसरा केस, यदि CP इज लेस देन R, अगर CP बने बिंदु से केंद्र की दूरी छोटी हो जाए, त्रिज्या बड़ी हो गई, तो दूरी छोटी होने का मतलब वृत्त के अंदर, तो बिंदु वृत्त के अंदर। और तीसरा केस, यदि CP बराबर R हो गया, अगर ये दूरी और R दोनों बराबर हो गए, तो बिंदु वृत्त पर, यानी वृत्त के परिधि पर हो गया। इस तरीके से हम लोग बिंदु की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये काम थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि दूरी भी निकालनी है और केंद्र त्रिज्या भी निकालनी है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कि आप वृत्त का जो समीकरण है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को S मान लीजिए। मान लीजिए द्वितीय में समझा रहा हूं मैं, द्वितीय यदि वृत्त का समीकरण मान लिया जाए S बराबर 0, वृत्त का समीकरण S बराबर 0 का सेंस समझ में आ रहा है। इसका सेंस ये है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अगर कोई अंक भी है तो उसको भी आप लेफ्ट में लेकर चले आओ, राइट को 0 कर देना है और लेफ्ट में जितने लोग हैं x y के फॉर्म में या अचर पर कुछ भी, उस पूरे को S मान लिया गया। अब x तथा y के स्थान पर आप x1 तथा y1 रख दीजिए। x1 तथा y1 रखकर जो मान प्राप्त हुआ उसे बोल दिया जाए S1। S1 ज्ञात कर लेना है, ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ, इससे कोई बिंदु x1 y1 है तो इसको रखिए x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c बराबर 0। तो बराबर 0 को लेना नहीं हमको, केवल यही मान रखना है। तो जो मान आया इसको S1 बोल दिया जाए। अब फर्स्ट केस, यदि S1 इज ग्रेटर देन 0, यानी धनात्मक, मतलब हुआ कि S1 जो हुआ वो धनात्मक आ गया, तो बिंदु वृत्त के बाहर। यहां आपको केंद्र त्रिज्या की जरूरत नहीं है, बस मान रखिए, काम खत्म। दूसरा केस, यदि S1 इज लेस देन 0, अर्थात ऋणात्मक आया, तो बिंदु वृत्त के भीतर, बिंदु वृत्त के भीतर
और तीसरा केस ये है, यदि मान लीजिए S1 बराबर 0 आ गया, यदि S1 बराबर 0 तो बिंदु वृत्त के परिधि पर, तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वह बिंदु कहां पर होगा, क्योंकि बहुत इजी वे में आप देख सकते हो इसे। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, इसका क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग को दिया रहेगा वृत्त तो बिंदु की पोजीशन बताएंगे। ये मेथड है और इसी के आधार पर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त की पोजीशन में हम लोग बिंदु को कैसे देखते हैं और इसका यूज कैसे होगा। इसको अगली क्लास में देखा जाएगा।